हेलो पोपलूस, दिस इज योर आइस बैंड। यार आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के क्षितिज बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो पिछले साल्स में आए हुए हैं। देखो यार सीबीएसई करती क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसे थोड़े बहुत चेंज करके वापस रिपीट कर देती है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखता है वो अपना आधा काम कर लेगा बोर्ड का, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं एंड मैं ये 3-4 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो देखो यार इस वीडियो में हम लोग तुम्हारे क्षितिज बुक के जितने भी कविता है, जितने भी पार्ट है, सबका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो अब चलो आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को प्रीमियम नोट्स को रिकमेंड करना चाहता हूं जो हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में प्रेजेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे परचेज कर रहे हैं। एक ही सेगमेंट में तुम्हें मिल जाएगा ग्रामर का मस्त सा नोट, एनिमेटेड तरीके से सारे चैप्टर तुम लोगों को एक्सप्लेन्ड है। और ग्रामर में तो जेंजी लाइन, जेंजी हैक के साथ हम लोगों ने नोट्स को बनाया है। और उसके साथ साथ तुम लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी पीडीएफ ऐप पे अवेलेबल है, चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा है बोर्ड्स 2025 का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देवी और सज्जनों, देखते हैं। जो कि है नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन को देखकर हालदार साहब को धक्का क्यों लग जाता है। जो हमारा पार्ट है नेताजी का चश्मा, उसमें कैप्टन को देखकर हालदार साहब को क्यों धक्का लग जाता है, क्यों 101 वोल्ट का झटका लगता है, क्यों लगता है, इसका दो रीजन तुम लोगों को पूछा जा रहा है, दो कारण। देखो यार होता यह है कि सिंपल से पहले लाइन को फ्रेम कर देना कि नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन को देखकर हालदार साहब को इसलिए धक्का लग जाता है क्योंकि क्यों लगता है, दो रीजन बताओ। सबसे पहला तो क्या है कि हमारे हालदार साहब ने कल्पना की थी जो हमारा कैप्टन है ना वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति होगा, उसने बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के रखा होगा क्योंकि नाम है कैप्टन, तो उस तरह का कपड़ा पहन के रखा होगा। लेकिन पहला चीज वो क्या देखते हैं कि साधारण वेशभूषा थी, एकदम टेम्परेरी कपड़े उन्होंने पहन रखा था। किसने, कैप्टन ने। नेक्स्ट उन्होंने क्या नोटिस किया, उनका एक्सपेक्टेशन था, किनका, हालदार साहब का एक्सपेक्टेशन था कि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, यानी कि अट्रैक्टिव व्यक्ति होंगे, लंबे होंगे कद में, गोरे चिट्टे होंगे, यानी कि होता है ना कुछ इंसान जिसे देख के लगता है वाह भाई इसका पर्सनालिटी मस्त है। तो वो एक्सपेक्टेशन था हालदार साहब का। जब वो पहली बार कैप्टन को देखते तो वो क्या देखते हैं कि कैप्टन तो लंगड़ा है, ठीक है, और नॉर्मल कपड़े पहने, एकदम नॉर्मल इंसान है। तो यही चीज तुम लोग लिख सकते हो अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा एक कहानी यह भी पार्ट की का ने जीवन के प्रसंगों के आधार पर सोधारण स्पष्ट कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसका बचपन की घटनाओं का कितनी बड़ी भूमिका होती है। यानी कि तुम्हें याद होगा कि एक कहानी यह भी पार्ट में जो हमारी लेखिका थी वो फ्रीडम फाइटर बनती है, यानी कि देश की आज़ादी में वो बहुत सहयोग करती है। तो बचपन में ऐसा क्या क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जो लेखिका है वो बड़ी होकर इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा व्यक्तित्व उनका निखर के आता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सिंपली लिख सकते हो कि एक कहानी यह भी पार्ट में लेखिका के बचपन की घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया, यानी कि इंसिडेंट जो बचपन में हुए थे लेखिका का, तो उसने बहुत प्रभावित किया लेखिका के जीवन में। एंड जब वो बड़ी होती है तो उसका बेसिकली उन्हें दिखता भी है कि हाँ ऐसा बचपन में हुआ था, इसलिए वो जाके बड़ी होकर करती है बहुत सारी चीज। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लिख सकते हो कि परिवार का वातावरण, ठीक है, परिवार में जो वातावरण था लेखिका का उसमें शिक्षा था, यानी कि पापा भी पढ़े लिखे हुए थे तो बेटी को भी पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। संघर्ष वो देखती है कि कैसे उनकी माता है जो संघर्ष कर रही है किचन में, ठीक है, उनका खुद का व्यक्तित्व नहीं है तो ये देखती है। फिर अनुभवों ने उनके विचारों को मजबूत बनाया। फिर वो अपना अनुभव करती है कि देखती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ भेदभाव करते हैं, याद होगा भेदभाव करते हैं उनके पिता। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजों के चलते ना जो हमारी लेखिका है उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया। सारी चीजों से वो प्रभावित हुई, बड़ी होके वो क्या बनती है, वो देश प्रेमी बनती है और देश की आजादी में बहुत सहयोग देती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन में देवी और सज्जनों एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना, आयुष भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
फोड़ेंगे, हिंदी में फोड़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा और परिश्रम का अनोखा सम्मिश्रण है, कैसे। ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो अपने बचपन से बहुत स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में बताना है, नौबत खान के इबादत पाठ के संदर्भ में बताना है। तो देखो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि बिस्मिल्लाह खां देखो बचपन से ही शहनाई बजाना शुरू कर देते हैं और वो मंदिर के आगे जो है बैठते थे, शहनाई बजाते थे, पूरे दिन भर शहनाई बजाते थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलता है, भारत रत्न भी मिलता है। उनकी सफलता उनके समर्पण और लगन का परिणाम है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बचपन से देखो हमारे बिस्मिल्लाह खां बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए वो आगे जाके इतने बड़े व्यक्ति बन पाते हैं। तो वही चीज लिखना है। अगर बचपन से एकदम चिल पिल रहते तो क्या वो उन्हें भारत रत्न मिलता, नहीं मिलता। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है तुम्हारी स्क्रीन में, सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर समझाइए। यानी कि सभ्यता जो हमारा है और संस्कृति जो है, इसके बीच के अंतर को बेसिकली तुम्हें बताना है संस्कृति पाठ के बेसिस पे। तो क्या है हम लोगों का, सभ्यता और संस्कृति के में अंतर है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। पाठ में तुमने पढ़ा होगा, सभ्यता बाहरी विकास, रहन सहन और भौतिक प्रगति से जुड़ा है। यानी कि जो बाहरी विकास है, बाहरी डेवलपमेंट है जो हमारी दुनिया में हो रही है, उसका रिलेटेड क्या है तुम लोगों का, सभ्यता। ठीक है, और तुम लोगों का संस्कृति क्या है, संस्कृति बेसिकली तुम्हें भी पता है चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो हमारे थे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बल्ब का निर्माण किया जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, सुई धागे का निर्माण किया जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, और फिर तुम लोगों को और क्या चीज का निर्माण किया था, हाँ, आंख का निर्माण किया जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग संस्कृत व्यक्ति नहीं है। संस्कृत व्यक्ति वो है जो कुछ जिसने पहले कुछ नया बनाया। हम लोग सभ्य व्यक्ति है क्योंकि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों में यही अंतर है, तुम लोग आराम से लिख सकते हो, याद होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा ना मेरा वीडियो देख लिया होगा, यानी कि जितने भी एक्सप्लेनेशन है हिंदी का, जिस बच्चे ने पूरा देख लिया होगा उनके लिए ये क्वेश्चन हलवा है, ट्रस्ट में। जो बताया वही क्वेश्चन में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौबत खान में इबादत पाठ में काशी को संस्कृति का पाठशाला क्यों कहा गया है। मतलब कि जो हमारा नौबत खाने में इबादत पाठ है, उस पाठ में काशी को ना संस्कृति का पाठशाला कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जैक्टली क्यों बोला गया है। तो हमारा उत्तर कुछ इस तरह है कि देखो कि काशी वह स्थान है जहां हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां पल्लवित और पुष्पित हुई है। यानी कि काशी एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे जो संस्कृति है, अलग अलग टाइप की संस्कृति वहां से निकल के आई है। यहां पे यही बोला गया है, काशी भारतीय शास्त्रों का ज्ञान का भंडार है। यानी कि जो हमारा काशी है वहां पे ज्ञान का भंडार हम लोग बोल सकते हैं उस जगह को। कला और साहित्य का संगम है। वहां पे अलग अलग व्यक्ति निकल के आए हैं जो अलग अलग साहित्य में बहुत निपुण थे, और ठीक है, और फिर वो अलग अलग व्यक्ति वहां से निकल के आए जो कि अपने कला में बेस्ट थे। तो ये चीज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, यहां विभिन्न धर्मों के लोगों परस्पर सौहार्द और भाईचारे की भावना में हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भाईचारे के साथ, मित्रता के साथ रहते हैं। सौहार्द मतलब मित्रता के साथ रहते हैं। काशी के अपने संस्कार, संगीत, बोली, उत्सव, सुख दुख और विशिष्ट लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग किस्म के अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे तुम्हें। यहाँ का अपना संगीत है, यहाँ का अपना संस्कार है। तो ये सारी चीजें लिख दोगे, क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2 ही मार्क्स में हम लोगों के क्षितिज बुक से आता है प्रश्न, तो इतना भी लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, जो कि है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक नवाब साहब के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित थे। ये फिर से देखते हैं क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक नवाब साहब के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित थे। पूर्वग्रह क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्वग्रह क्या होता है उसके बारे में बताना है। जब हम किसी व्यक्ति या वर्ग समूह के प्रति पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्वग्रह कहते हैं। यानी कि पहले ही से किसी भी व्यक्ति
व्यक्ति के प्रति अपना नजरिया जो है वो फिक्स कर दोगे तो उसे हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। समझ गया? ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ में ऐसा होता है। क्यों होता है? देखो, सबसे पहले हमारे लेखक जो है वो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, ठीक है, बोगी में चढ़ते तो वो क्या देखते हैं, नवाब साहब वहां बैठे हैं, नवाब साहब को देखते हैं तो वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि नवाब साहब जो है इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात करने में, ठीक है, तो ये तुम वो खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर वहां जाके वो बैठ जाते हैं सामने और फिर भी वो इग्नोर करते हैं हमारे नवाब साहब को, वो भी खिड़की से देखने लगते हैं बाहर। उसके बाद उन्हें ये लगता है हमारे लेखक को कि जो नवाब साहब है वो कौन है, वो बेसिकली नवाब साहब कौन है, यहाँ पे आगे रुको, हाँ यहाँ पे लिखा है लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक का धारणा व्यंग्यपूर्वक और नकारात्मक था, ठीक है, यानी कि लखनऊ के जो नवाब थे ना उनके बारे में लेखक ये सोचते थे कि ये तो बहुत अमीरी में रहते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिव जो लेखक का था वो पहले बना के रखे थे नवाब साहब के विरुद्ध में। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले से वो अपना नजरिया तय करके रखे थे कि नवाब साहब बहुत ही अमीर होंगे एंड नवाबी अपना दिखा रहे हैं, दिखावट कर रहे हैं, क्योंकि खीरा को वो सूंघ के फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हो, वह उनके जीवन शैली की कृत्रिमता और दिखावे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने आरंभ में ही डिब्बे में बैठे सज्जन को नवाबी नस्ल का सफेदपोश सज्जन कह दिया, ठीक है, वो पहले ही बोल देते हैं नवाबी नस्ल का सफेदपोश, ठीक है। ये चीज तुम लोग लिख सकते हो अपने उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे, जो कि हमारा बोर्ड्स 2024 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। मानव का आरंभिक खोजों यथा आग, पहिया आदि की खोज के पीछे क्या प्रेरणा होगा, यानी कि आग का, पहिया का और भी चीज़ों का क्या बेसिकली प्रेरणा रहा होगा, संस्कृति पाठ के आधार पे बताना है। आग का क्या प्रेरणा होगा, आग इसलिए लोगों ने पहले इन्वेंट किया ताकि लोग जो है पका के चीज़ों को खा सके, ठीक है, तो आग का प्रेरणा यही है। सुई धागा का क्या प्रेरणा है, सुई धागा का यह प्रेरणा है कि पहले तो अच्छे अच्छे वस्त्र बनाया जा सके लोगों के तन को ढकने के लिए। फिर ठंड में जो है लोगों को बहुत ठंड लगता था, यानी कि सर्दी के समय में बहुत लोगों को ठंड लगता था, तो सुई धागा का निर्माण किया गया ताकि जो है कपड़ा बनाया जा सके, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सुई धागा का भी समझ आ गया। पहिया का बेसिकली क्यों निर्माण किया गया था, ताकि जो लोग है ज्यादा दूरी जो है वो कम समय में बेसिकली ट्रैवल कर सके, यानी कि कम समय में ज्यादा दूर ट्रैवल कर सके, तो इसलिए पहिया का निर्माण हुआ था। वही चीजें लिखी है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे है। जीवन में सफल होने के लिए बाहरी रंग रूप ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक कहानी यह भी के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य के बेसिस पे तुम नहीं बोल सकते हो कि वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बन जाएगा। नहीं, आजकल ऐसा हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो भी बहुत अच्छा नहीं दिखते थे, लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ा काम करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहरी सुंदरता से बेसिकली ये जज नहीं किया जा सकता है कि कोई बंदा आगे जाके कितना बड़ा काम करेगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों को एक कहानी यह भी पाठ के आधार पे बताना है। तो हम लोगों की जो मनु भंडारी थी, लेखिका थी, वो बचपन में अच्छी नहीं दिखती थी, वो काली थी, वो पतली दुबली थी। इस चलते क्या होता था कि उनके पिता उनसे कम प्रेम करते थे और बड़ी बेटी से ज्यादा प्रेम करते थे, जिसका नाम सुशीला था, है ना, यही सीन था। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मनु भंडारी थी वो खराब दिखती थी, पतली दुबली थी, लेकिन आगे जाके वो साहित्यकार भी बनती है और देश के आजादी में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, याद कर लेना, है ना, यही चीज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों। कौन सा जो प्रयास था हमारे कस्बे के लोगों का, वो हालदार साहब को बहुत अच्छा लगता है।
तो क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति था वो चौराहे पे था, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि असली चश्मा पहना दिया गया है मूर्ति को। तो ये चीज़ देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि बाई चांस चश्मा जो था मूर्ति का वो टूट गया होगा तो लोगों ने असली चश्मा ही पहना दिया। तो अभी भी देशभक्ति है दुनिया में, तो यही चीज़ तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नवाब साहब की झूठी शानो शौकत और घमंड भरे व्यवहार को देखकर लेखक ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ठीक है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे इसे साबित करना, ठीक है, इसके बारे में बताना। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही जो लेखक है वो डिब्बे में चढ़ते तो वो देखते हैं नवाब साहब बैठे हुए, तो जैसे वो देखते हैं लेखक कि नवाब साहब इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात करने में, तो लेखक भी क्या करते हैं, सामने वाली सीट में जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते और अपने आंखों को खिड़की से बाहर फेर लेते हैं, यानी कि वो भी कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बेसिकली जो नवाब साहब है वो खीरा ऑफर करते हैं कि हाँ भाई खीरा खाइएगा, खीरा 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 खाइएगा। तो हमारे जो लेखक है वो बोलते हैं ना भाई खीरा मेरे को मत दो, खीरा मेरे को मत बोलो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा ऊंचा है, तो खीरा मेरे को तुम मत देना, ठीक है, तुमने मेरे को इग्नोर किया। तो यही सारी चीजें लिख सकते हो, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का बाल गोविंद भगत की गर्मियों की सांझ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। यानी कि बाल गोविंद भगत पाठ में जो बाल गोविंद भगत है वो गर्मियों में अपने शाम को कैसे बिताते थे इसके बारे में बताना है। तो सिंपली से क्या होता था, गर्मियों की उमस भरी सांझ को बाल गोविंद भगत अपने मधुर संगीत से शीतल कर देते थे। होता क्या था कि जैसे ही शाम होता था ना, वैसे ही अपने आंगन में वो चटाई बिछाते थे। कौन बिछाता था, बाल गोविंद भगत। फिर वो क्या करते थे कि वो वहां पे बैठ जाते थे और फिर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे और गाना गाते थे, और फिर धीरे धीरे गांव के लोग, उनके जो मित्र थे वो भी आ जाते थे आंगन में और वो भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते थे हो। और इसके बाद क्या होता था कि गाना गाते गाते जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो भी डांस करने लगते हैं, डिस्को दीवानी। तो वही चीज होता है ना, जो हमारे बाल गोविंद भगत है वो गाना गाने लगते हैं, फिर गाते गाते वो सांझ के समय बहुत ही मधुर गीत गाते थे और फिर गाते गाते वो नाचने भी लगते थे। इससे जो पूरा गांव का माहौल था वो बहुत अच्छा बन जाता था, है ना, यही लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिंपली से ये बोला जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां मालिक से कौन सी दुआ मांगते थे, यानी कि भगवान से बिस्मिल्लाह खां कौन सी दुआ हमेशा मांगते रहते थे, ठीक है। क्या इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू सामने आता है, इससे उनके व्यक्तित्व यानी कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू किस चीज के बारे में पता चलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस पे हम लोगों को सिंपल से तुम लोगों को याद होगा कि पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिस्मिल्लाह खां अपने पांचों वक्त के नमाज में क्या मांगा करते थे, वो बोला करते थे कि भगवान फटा हुआ कपड़ा दे देना लेकिन फटा हुआ सुर मत देना, क्योंकि कपड़ा तो मैं सिल लूंगा लेकिन फटा हुआ सुर का मैं क्या करूंगा। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। और ये उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और वो उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। क्योंकि व्यक्ति का ये सीन रहता है कि वो जब बहुत फेम कमा लेता है, बहुत पैसा कमा लेता है, तो वो बाद में सोचता है कि अब सुर भी खराब हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां एंड तक, मरते दम तक यही भगवान से मांगते थे कि उनका सुर अच्छा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली डिलीटेड है। मानवीय करुणा के का दिव्य चमक पहले वाले बुक्स में, पहले वाले टाइम में पूछा जाता था, अब ये तुम लोगों का डिलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड्स 2022 का क्वेश्चन है, देवी और सजने तुम्हारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है हम लोगों का लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय दिया है। यानी कि लखनवी अंदाज जो हमारा पाठ है उसमें जो हमारे लेखक है वो कौन सा सनक के बारे में बताते हैं नवाब साहब का, है ना। आगे क्या है, ऐसा जो सनक है उसका परिणाम क्या हो सकता है, तुम्हें एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो तुम लोग सिंपली से लिख सकते हो कि पाठ में हम लोगों को खीरे के सनक के बारे में बताया गया, क्योंकि जो हमारे नवाब साहब थे वो खीरा खरीदते हैं, ठीक है, उसे बिछाते हैं तौलिया में, फिर काटते हैं, फिर उस पर अलग अलग चीज़ें डालते हैं, नमक मिर्च और भी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, और फिर उसे सूंघते हैं और फेंक देते हैं। तो ये एक बहुत ही बेकार सनक है जो हम लोगों को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो ऐसा लिख सकते हो तुम, ठीक है।
अतः उन्होंने अपनी झूठी शान की खातिर हीरा सिर्फ सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो वो अपनी झूठी शान दिखाने के चलते कि वो कितना अमीर है, वो कितना रॉयल इंसान है, ऐसा करने के चक्कर में वो खीरा को सूंघते हैं और फेंक देते हैं बाहर। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है। यह उनकी नकारात्मक सनक को दिखाता है। नकारात्मक सनक को क्यों दिखाता है? कि कुछ भी चीज़ तुम वेस्ट कर रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। कुछ भी खाने का चीज़ तुम लोग वेस्ट कर रहे हो तो ये गलत चीज़ है। तो ये उनकी नकारात्मकता दिखाता है। ठीक है, ऐसे अगर व्यक्ति नकारात्मक होता है तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकता है। वही कोई भी व्यक्ति सकारात्मक सोच का रहता है तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे आयुष भी सकारात्मक सोच का है? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम लोग देख लेना बोर्ड्स में तुम लोगों का कितना मैं हेल्प करने वाला हूँ, कितने वीडियोस आएंगे, कितने लाइव सेशन आएंगे, तुम लोग काउंट करते रहना। तो हाँ, मैं करूँगा तुम्हारे लिए। तो वही चीज़ लिख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। चलो, अगर कोई भी बंदा जो वो बहुत सकारात्मक सोच का है तो वो बहुत प्रसिद्धि कमा सकता है अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि तुम लोगों का लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब को खीरा खाने का तैयारी करते देख, यानी कि जब वो खीरा खाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं तो जो लेखक है वो क्या सोचते हैं, उसके मन में कौन सी इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर खाने पे क्यों वो मना कर देते हैं। नवाब साहब ऑफर करते हैं कि लीजिए भाई साहब खीरा आप भी टेस्ट कीजिए, तो हमारे जो लेखक है वो मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? पार्ट देखते हैं उत्तर में। नवाब साहब को खीरा खाते देख, है ना, नवाब साहब को खीरा खाते देखकर लेखक ने सोचा कि नवाब होते हुए यह खीरा जैसी साधारण वस्तु को खा रहे हैं। यानी कि जो नवाब साहब है वो बहुत अमीर होंगे और ऐसा अमीर व्यक्ति एक खीरा को खा रहा है, ये सोचते हैं हमारे लेखक के मुंह में पानी भर आया, है ना। जब जो हमारे नवाब साहब वो क्या करते हैं, अलग अलग नींबू मिर्च मसाले डालते हैं कट करके हमारे खीरा को, तो इसे देख के जो हमारे लेखक है उनके मुंह में पानी आ जाता है ना। आगे क्या लिखा है, वह सोचने लगे कि यह खीरा कितना लजीज होगा। ठीक है, जो हमारे लेखक सोचने लगते हैं कि यह खीरा कितना टेस्टी होगा, इस पे सारी मसाले डाल दिए गए हैं, उनका मन भी खीरा खाने के लिए ललाहित हो उठता है। वो भी खीरा खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक्साइटेड होने लगते हैं। लेकिन परंतु पहले वो इनकार कर चुके थे कि यार मैं खीरा नहीं खाऊंगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो ये भी बोल देते हैं कि खीरा खाने से मेरा डाइजेशन खराब हो जाता है, तो इसलिए वो एक बार मना कर चुके थे। तो दोबारा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते, भाई मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है तो मैं खीरा नहीं खाऊंगा, लेकिन लालची आ रहा था। तो ये चीज़ तुम लोग लिख सकते हो, है ना, सिंपल सा। आगे क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा वही करते हुए वो खीरा खाने से इनकार कर देते हैं और बहाना कर देते हैं उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। ये मैंने बता दिया। अब यह 2021 में तुम लोगों का केवल एमसीक्यू पूछा गया था। तो इस साल क्यों एमसीक्यू पूछा गया था? क्योंकि कोविड का टाइम था यार, कोविड का टाइम था और ये दर्द मैंने झेला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, बोर्ड्स 2020 का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देवी और सज्जनों, नए साल के क्वेश्चन पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, जो कि है पान वाले। क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कलर चेंज करता हूँ। पान वाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है। ठीक है, वो बहुत हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति था, पाठ में मैंने बताया था, परंतु उसके हृदय में संवेदना भी थी, यानी कि वो इमोशनल भी था, पार्ट में ऐसा बताया गया है। इस कथन पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है, तुम्हारा क्या विचार है ये बताना है। तो देखो, ये तुम्हें याद होगा कि जो हमारा पान वाला था वो कैप्टन को लंगड़ा लूल्हा भी बोलता है ना। तो ये सुनकर तुम्हारा जो थे हालदार साहब उसे खराब लगता है बहुत, लेकिन जो हमारा पान वाला था वो एकदम हंसते रहता था, उसका पेट निकला हुआ था, वो हमेशा मुंह में पान रखा करता, सबसे हंसी मजाक बेसिकली वो करते रहता था। लेकिन जब हमारे हालदार साहब एक दिन पूछते हैं कि चश्मा क्यों नहीं है मूर्ति पे, तो वो बहुत ही भावुक होके अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बताता है कि यार कैप्टन मर गया। तो ये चीज़ दिखाता क्या है कि वो इमोशनल व्यक्ति भी था। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे है। गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना देते थे? मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, मतलब कि और भी साल में ये रिपीट हुआ है। तो देखो सिंपली से क्या है, गर्मी में वो चटाई बिछाते थे और गाना गाना शुरू कर देते थे, उनके मित्र आते थे और वो भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते थे और फिर गाना अच्छे सुर में गाना गाते गाते जो बाल गोविंद भगत थे वो नाचने भी लगते थे। तो यही सब लिख सकते हो तुम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये आउट ऑफ द सिलेबस है, फादर बुल्के वाला चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है तुम लोगों का, मन्नू भंडारी के पिता ने अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई। तो इसका सिंपल से लिख सकते हो कि वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान थे, वो अपना उनका ईगो बहुत ऊपर था, ठीक है, वो नहीं जताना चाहते थे कि उनके जीवन में कितना कष्ट है। होता है ना, कोई इंसान ऐसा होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाहता है, उससे लगता है कि बता दूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ क्या सोचेगी कि उनके पिता काबिल नहीं है इतना कि कुछ कर नहीं पा रहे। तो यही सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो कि उनका अहंकार के चलते वो नहीं बताते हैं किसी को कि उनका जो स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत खराब है। इतना भी याद होगा कि पाठ में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उनके बच्चे और उनकी वाइफ कुछ भी मांगती थी तो भी वो खरीद देते थे, पैसे नहीं थे तो भी। अब बोलोगे कि यार पैसे नहीं थे तो खरीदते कैसे थे? यार जो भी पैसे सेविंग्स होंगे उससे वो यूज़ कर देते थे, ये नहीं सोचते थे कि मेरे पास और पैसे नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हो चुका है 2 साल में, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने बता दिया कि 5 वक्त के नमाज में वो क्या मांगते थे कि मेरा सुर बहुत अच्छा रहे, फटा हुआ सुर मत देना, फटा हुआ कपड़ा दे दोगे भगवान चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषता बताना, इतना सारा विशेषता था हमारे बाल गोविंद भगत का, इजी पीजी है ना, ज़्यादा तो डिफिकल्ट है नहीं। सिंपल से क्या लिख सकते हो कि बाल गोविंद भगत जो है वो साधु का जीवन जो है वो बिताते थे, दूसरों के खेत में जाके शौच नहीं करते थे, है ना, अपने ही जगह पे करेंगे, दूसरों के यहाँ नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छा गाना गाते थे और पूरा गांव को अच्छे संगीत से भर के रखते थे। उसके साथ किसी से लड़ाई नहीं करते थे, जो भी उपजाते थे पहले वो कबीर के दरबार में जाके पहुंचा देते थे, जो प्रसाद के रूप में मिलता था उससे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये सारी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जो कि मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के 2 कारण बताइए। 2 कारण क्या था? पहला तो ये कारण था कि हमारे मन्नू भंडारी के जो पिता थे वो उसे घर में बस कैद करके रखना चाहते थे। मन्नू भंडारी को वो बोलते थे कि यार जितने भी हम लोगों के नेता आते हैं घर में, वो जो भी बातचीत करते उसी में तुम बस पार्टिसिपेट करो और उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो मन्नू भंडारी का वो नहीं था। उसका मन्नू भंडारी जो हमारे लेखिका है उसके मन में ये चीज़ था कि देश के लिए कुछ करना है। तो वो मन्नू भंडारी जो थी वो खुले सोच की व्यक्ति थी कि मेरे को जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम करना था। लेकिन उनके पिता जो है वो रिस्ट्रिक्टेड इंसान थे, ये वो चाहते थे कि बेटी घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, है ना। तो पहला चीज़ ये है कि नेक्स्ट दूसरा तुम लोग ये लिख सकते हो कारण कि मन्नू भंडारी वही स्वच्छंद ख्यालों की थी और पिता शक्की स्वभाव के थे, ठीक है, वो शक करते थे कि तुम बाहर क्यों जाते हो, दिस दैट। तो ये लिख सकते हो 2 अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है कैप्टन कौन था, ठीक है, वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था। कैप्टन कौन था? कैप्टन था चश्मा वाला। वो क्यों बदल देता था चश्मा नेताजी का डेली? देखो होता ये था कि किसी भी वो असली चश्मा लगा देता था हमारे नेताजी के मूर्ति के ऊपर। जब किसी भी बंदे को वो चश्मा पसंद आता था तो वो चश्मा उतार के वो कस्टमर को दे देता था, फिर नया चश्मा वो पहना देता था। तो इससे क्या होता था, वो पैसे भी कमा लेता था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि है हम लोगों का फादर बुल्के का, जो हमारे 2019 में आया हुआ था, आउट ऑफ द सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है तुम लोगों का खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो हमारे जो नवाब साहब थे वो खीरा प्रेमी थे, सूंघते हैं खीरा को। तो यहाँ पे ये बताया गया है, पूछा गया है कि वो काटते हैं जब खीरा को तो उसके बाद वो कैसे उसका फिर उसे कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ बोला गया। तो देखो सिंपल सा है कि नवाब साहब पहले खीरा को धोते हैं, ठीक है, फिर पोंछते हैं, फिर सूंघते हैं और फिर उस पर अलग अलग तरीके का नमक मिर्च और मसाला डाल देते हैं। बस सिंपल सा है, याद कर लेना, मैं हट जा रहा हूँ। और बाकी यार ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सा PDF है, यानी कि PYQ का PDF है, ये कहाँ मिलेगा? बच्चे कमेंट करते हैं, ये तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यार तुम लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो एंड मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई हम आयुष भैया से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मेंशन बैक भी दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ना। सरप्राइज ये है कि मैंने खुद का चैनल ओपन कर दिया है, ठीक है, जिसका नाम है आयुष टेक।
देखो होता ये है कि स्टूडेंट 10th के बाद ना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी कि खुद का अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि 5-6 साल से मैंने जो यूट्यूब से सीखा है, जो सोशल मीडिया से सीखा है, वो तुम्हें बताऊंगा, जिससे एटलीस्ट तुम लोग खुद का अर्निंग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो। पॉकेट मनी तुम लोग निकाल सकते हो सोशल मीडिया से, बस थोड़ा बहुत तुम लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो इस चैनल में तुम लोगों को बताऊंगा, किसी को भी यूट्यूब पे ग्रो होना है, इंस्टा पे ग्रो होना है, कुछ अपना करियर बनाना है इस फील्ड में पढ़ाई के साथ, तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 5-6 साल का अपना जितना एक्सपीरियंस है तुम्हें शेयर करूंगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या नाम है? आयुष टेक। सब्सक्राइब कर देना ताकि 10th के बाद भी हम लोग एक नए जरिए से जुड़े रहे। 11-12 तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अलग चीज हो गया ना। और उसके साथ साथ प्रीमियम नोट्स अगर अभी तक नहीं परचेज किए तो जाके परचेज कर सकते हो हमारे ऐप से। ये हमारा चैप्टर का प्रीमियम नोट्स है और ये हमारा ग्रामर का प्रीमियम नोट्स है, जो कि एक ही जगह पे प्रेजेंट है। एक ही खरीदोगे तो दोनों मिल जाएगा। और ये इसका सेगमेंट अलग है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड्स में आ सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग तुम्हारे कविता वाले सेगमेंट में आएंगे। जितने भी 5-6 साल के थे ना हमारे कहानी से PYQs, उसे सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कविता पे आते हैं। कविता पे आने से पहले तुम्हें भी पता है कि कितना एफर्ट करता है तुम्हारे लिए, है ना। तो प्लीज़ एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। चलो, और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना यार, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं। पहला क्वेश्चन जो कविता से पूछा गया है वो है 2025 में ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम की उपस्थिति शब्दों में कम परंतु प्रभाव में अधिक है, कैसे? 2 बिंदुओं में उनके प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। तो इसका सिंपल से उत्तर ये हो जाएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम कम बोलते हैं, ठीक है। तुमने भी देखा कि राम जो भगवान थे वो कम बोलते हैं और पॉइंट वाली चीजें बोलते हैं, पर उनके शब्द शांत, वो बहुत ही शांति से बोलते थे और उनके जो शब्द होते थे वो बहुत प्रभावशाली होते थे। वे विनम्रता से परशुराम भगवान जो थे उनसे बात करते हैं और उनके क्रोध को शांत करने का कोशिश करते हैं। उनका धैर्य, मर्यादा, आत्मविश्वास सभी को प्रभावित करता है, ठीक है। सभी जो व्यक्ति थे वहां पे उन्हें वो प्रभावित करता है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनएंडिंग एजुकेशन, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, अनएंडिंग एजुकेशन नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे जो कि है, संगीतकार का मुख्य काम क्या होता है, ठीक है। संगीतकार जो होते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है, मैंने पोयम में वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्या कविता में वर्णन संगीतकार अपने काम में सफल है? सो उदाहरण लिखिए। अब देखते हैं उत्तर क्या है। संगीतकार का मुख्य काम क्या है? गायक का साथ देना, ठीक है। संगीतकार कौन होते हैं? जो मेन सिंगर होता है उसके पीछे जो है जो नॉर्मल सिंगर होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं उनके टोन को मैच करने के लिए, उन्हें संगीतकार बोलते हैं, इतना पता होगा। और संगीत के सुंदर बनाते हैं, यानी कि जो संगीतकार होते हैं वो पीछे से सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को और गीत जो है वो और सुंदर बनाते हैं। कविता में संगीतकार सच्चे मन से सहयोग करता है, ठीक है। सच्चे मन से वो सहयोग करते हैं। वह स्वयं पीछे रहकर भी गायक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई एक गायक है, मेन आर्टिस्ट है, अगर पीछे से सपोर्टिंग जो सिंगर होंगे वो हेल्प नहीं करेंगे तो वो अच्छे से गाना नहीं गा पाता है। देखो संगीतकार का क्या काम होता है, कभी भी कोई मेन आर्टिस्ट लड़खड़ा जाता है तो उनके स्वर को वो पीछे से संभालते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्साह कविता का कवि परिवर्तन की कामना किन किन कारणों से कर रहा है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उत्तर क्या देखते हैं? उत्साह कविता में कवि समाज में बदलाव चाहता है। तुम्हें भी पता है कि उत्साह हमारा जो पार्ट था उस पर क्या होता है कि जो हमारे कवि थे ना, उन्हें समाज में बदलाव चाहिए, क्रांति चाहिए। वह लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। किस चीज का जागरूकता? कुछ भी गलत हो रहा है तो लोग चुप रहते हैं, तो जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ। नई ऊर्जा लाना चाहते हैं। जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गया है, कुछ गलत हो रहा है तो भाई कोई टेंशन नहीं, मेरे घर पे गलत नहीं हो रहा है ना, तो जागरूकता लाना चाहते हैं और ऊर्जा लाना चाहते हैं। अन्याय और निराशा को दूर कर नई आशा गाना चाहते हैं। यह उनकी उद्देश्य है बेसिकली हमारे कविता के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, जो कि हम लोग का फसल पार्ट से, फसल के एक आवश्यक कारकों का उल्लेख अपने शब्द में लिखिए,
ठीक है, क्या है उत्तर? फसल के लिए अच्छी मिट्टी, पानी, धूप और मेहनत जरूरी है ना। अच्छी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, और किसान मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे फसल होगा? किसान का परिश्रम, सही समय पर बुवाई और देखभाल भी आवश्यक है। तो लिख सकते हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी पीजी था वो क्वेश्चन। फसल के लिए आवश्यक कारकों का उल्लेख अपने शब्द में कीजिए। तो वही क्वेश्चन शायद से रिपीट कर दिया मैंने 2 बार। चलो आगे चलते हैं। अब इंटर कर रहे हैं हमारे बोर्ड्स 2024 के क्वेश्चन पे देवी और सजनों, तो अच्छे से चुकू मुकू बैठ के ध्यान से सुनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? ठीक है, आत्मकथा जो हमारे चैप्टर है उस पे जो है उनके मित्र, जो कवि के मित्र है, वो उससे प्रेरित करते हैं कि लिखो आत्मकथा, लेकिन जो कवि है वो क्यों नहीं लिखते? ये क्वेश्चन पे है। तो क्यों नहीं लिखते? तो कवि को लगता है कि उनके जीवन में कोई भी ऐसी उपलब्धियां नहीं है जो वो अपने आत्मकथा में लिख सकते हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? बेसिकली कोई भी जो कवि होता है अपने जीवन के बारे में सारी चीजें लिखता है। पहला चीज तो ये है। नेक्स्ट चीज ये है कि उनके कुछ मित्र थे जो उनको धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो वो चीज वो बताना नहीं चाहते अपने ऑटोबायोग्राफी में। अगर बता देंगे तो लोग उनका ही मजाक उड़ाएंगे और उनके मित्रों को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को मेरा ये चीज़ खराब लगा, तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते और आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि है उत्साह कविता को कोई और शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने उस विशेष शीर्षक का चयन क्यों किया। ठीक है, तुम लोगों को उत्साह जो हमारा पार्ट है, कविता है, उसका कोई और शीर्षक देना, कुछ और टाइटल देना है। तो देखो यहाँ पे 2 टाइटल दिया है, क्रांति दूत बादल और या विप्लव गायन। ये 2 में से अपने मन से तुम लोगों को एक टाइटल दे देना है और उससे जस्टिफाई करना है कि ये टाइटल क्यों दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग अपने मन से लिख सकते हो, ये तो अपने मन से लिखने का चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगीतकार कविता के संदर्भ में लिखिए कि संगीतकार कौन होते हैं, उसके द्वारा किया प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। उसके द्वारा किस प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। ठीक है, जो हमारे संगीतकार है वो एग्जैक्टली कौन है यार, उन्हें तो लोग जानते ही नहीं है, और कौन सा वो प्राचीन परंपरा निभा रहे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। चलो समझते हैं उत्तर को। कविता के अनुसार संगीतकार मुख्य गायन को बेसिकली सहायक करने वाले व्यक्ति होते हैं, कि मेन गायक को पीछे से सपोर्ट करते हैं, है ना। कवि के अनुसार वह मुख्य गायक का छोटा भाई, शिष्य या संगीत सीखने आया दूर का साधहीन रिश्तेदार भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य गायक के गायन को प्रभावित बनाने एवं उसे आवश्यकता अनुसार संबल प्रदान करने के लिए संगीतकार उनके स्वर से अपना स्वर मिलाकर प्राचीन परंपरा निर्वाह कर रहा है। उनका प्राचीन टाइम से ही ये काम है कि पीछे मेन आर्टिस्ट को पीछे से सपोर्ट करना, ताकि उनका जो म्यूजिक है वो और खिल के ऑडियंस के सामने आए। तो ये उनका एक कर्तव्य है जो वो प्राचीन समय से वो निर्वाह कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि स्क्रीन पे है। फसल का सृजन कब संभव है? पाठित कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर। फसल प्रकृति और मनुष्य के समन्वित प्रयत्नों का परिणाम होता है फसल, यानी कि जब मनुष्य, ठीक है, प्रकृति, मनुष्य और सब लोग जब एक साथ मिलकर प्रयत्न करते हैं तो उसका फल क्या होता है? हमारा फसल होता है। फसल के सृजन के लिए खनिज लवण युक्त पानी, ठीक है, यानी कि अच्छा पानी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उर्वरक्षित युक्त मिट्टी, यानी कि मिट्टी का इंपॉर्टेंट है होना। ठीक है, सूर्य के किरणें होना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ क्या, वायु का होना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज, और फिर मेनली तुम लोगों का मानव का परिश्रम इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती है तब फसल का निर्माण होता है। यही पाठ में, यही प्रश्न में बताया गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सुर के पद में गोपियों के माध्यम से सूरदास की भक्ति भावना सामने आती है, यानी कि जो हमारे कवि है ना, उसकी भक्ति भावना सामने आती है कृष्ण के, श्री कृष्ण के प्रति। तो इसके लिए तुम लोगों को उत्तर देना है ये चीज कि सूरदास जी हमारे जो है वो कैसे कृष्ण प्रेम में थे। ठीक है, कैसे पता चलता है? तो 2 हमारा पॉइंट है, उन्होंने अपने पदों में निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म का उन्होंने विरोध किया,
और सगुम ब्रह्म की सराहना की है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इन पदों में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भी व्यक्त किया है। तो याद कर लेना, इजी है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण ने अपने कुल का किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, यानी कि राम परशुराम जो हमारे लक्ष्मण संवाद था उसमें जो है हमारे श्री राम के भाई जो है हमारे लक्ष्मण भगवान, उन्होंने अपने कुल का क्या क्या विशेषता बताया है वो बताना है हम लोगों को। यहाँ वो क्या बोलते बेसिकली, वो बोलते कि देवता पे, ब्राह्मण पे, ईश्वर भक्त पे और गाय पे हम वीरता नहीं दिखाते, इनसे हम युद्ध नहीं करते हैं, इन्हें मारने से पाप का भागी होना पड़ता है तथा इनसे हारने पर उपयश की प्राप्ति होती है, यानी कि जो संसार है वहां पे बदनामी होती है, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें मेरा ही बेसिकली हार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस वर्ष पाठ्यक्रम में पढ़ी कौन सी कविता आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है और क्यों। यानी कि इस साल जो तुम कोई भी कविता पढ़ रहे हो उनमें से सबसे अच्छी कविता कौन से तुम्हें लगी और उससे तुम क्या सीखते हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कविता जो तुम लोग पढ़े हो ना उसके बारे में लिख देना है और उसके बारे में 4-5 लिख दोगे, लाइन लिख दोगे, हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे यह दंतुरित मुस्कान जो हमारा कविता उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो बच्चा हंसता खिलखिला के, तो उससे वो इंसान जिसका फीलिंग्स अंदर मर चुका है वो भी जीवित हो जाती है, तो उसका बेसिकली यहाँ पे वर्णन किया गया है। होप सो तुम लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है तुम्हारा आत्मकथ्य में कवि आत्मकथा ना लिखने के लिए जिन तर्कों का सहारा लेता है उनका तुम लोगों को उल्लेख करना है। ठीक है, कि क्यों जो हमारे कवि है वो आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहते हैं। तो पहला क्या है, उसके जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धियां नहीं है जो वो अपने आत्मकथ्य में बताना चाहता है। यानी कि कवि को लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी खास कबाड़ा नहीं है जो मैं बता सकता हूँ आत्मकथ्य में। नेक्स्ट क्या है, वह अपने अभावग्रस्त जीवन तथा लोगों से मिली प्रवंचनाओं, यानी कि जो लोगों से मिली धोखा है, यानी कि उनके मित्र उन्हें धोखा देते हैं तो उसके बारे में उन्हें नहीं बताना अपने आत्मकथ्य में। अगर वो बताएंगे तो उनका ही मजाक बनाया जाएगा। फिर क्या है, आत्मकथा लिखने से उनकी सुप्त पीड़ाएं पूर्ण जीवन हो उठेगी, यानी कि जो चीज़ें जो हमारे कवि है वो भूल चुके हैं वो चीज़ वापस से याद करेंगे और इससे उनको फिर से पीड़ा महसूस होगी कि हाँ उनके पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी। इसलिए यहाँ पे वो आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहते। आत्मकथ्य में जो कवि होता है या फिर कोई भी इंसान होता है उन्हें अपने जीवन के सुखों के बारे में बताना पड़ता है, दुखों के बारे में बताना पड़ता है, दोनों ही चीज़ लोगों को बताना पड़ता है। तो समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है इस सत्र में पढ़ी कोई भी, ये चीज़ तो हम लोगों का रिपीट हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बोर्ड्स 2022 में कन्यादान था, ये नहीं है, रिमूव्ड है, और ये भी हम लोगों का रिमूव्ड है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है हम लोगों का बोर्ड्स 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही है कविता में उपस्थित करती है उसे अपने शब्दों में तुमको बताना है। यानी कि अट नहीं रही है कविता में क्या बताया गया, फागुन का हम लोगों का महीना बताया गया जहाँ पे हम लोगों का जो प्रकृति होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना। जो हमारे तितलियाँ है वो उड़ने लगती है, फूल हम लोगों का खिलने लगते हैं, उसके साथ पूरे हरियाली हो जाती है हमारे चारों तरफ। तो यही चीज़ तुम लोगों को इस प्रश्न में बता देना है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों का होता है। समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का MCQ आया था बोर्ड्स 2021 में, तो MCQ तो डिस्कस नहीं कर सकते, कोविड में हम लोगों का यही सीन था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड्स 2020 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करते हैं। ठीक है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में क्या होता है कि परशुराम भगवान जो होते हैं वो बहुत गुस्से में रहते हैं और वो बुराई करते हैं विश्वामित्र का लक्ष्मण का। ठीक है, यानी कि विश्वामित्र के पास लक्ष्मण की बुराई करती है, तो क्या बोलते हैं उसके बारे में बोलना है। यहाँ पे वो विश्वामित्र को बोलते हैं कि लक्ष्मण का शिकायत करते हुए वो कहते हैं कि बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, बहुत मंद बुद्धि है, ये कुटिल बालक है, निरंकुश है। ठीक है, यानी कि इसे अपने बोली पे कोई भी रोक नहीं है, काल के वशीभूत में है ये बालक, यानी कि ये अपना ही काल का अंत करवा देगा मेरे हाथों से। आगे वो क्या बोलते हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं।
अत्यंत उदंड बालक है, मर्यादा रहित है, यानी कि इसे पता नहीं कि कैसे बात किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हम लोगों का बोर्ड्स 2020 में छाया मत छूना पार्ट था, इसे रिमूव कर दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसका प्रतीक है। बांस और बबूल का हम लोगों को इस कविता में इसका जिक्र किया गया है, तो वो किसका प्रतीक है। कविता में बांस और बबूल के पेड़ कठोर हृदय या निष्ठुर व्यक्तियों का प्रतीक है, यानी कि उन व्यक्तियों को डिनोट किया गया इसके थ्रू जिनमें फीलिंग्स नहीं होती है, जिनका हार्ट बहुत कठोर होता है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर हृदय वाला मानव भी सरस होता है, यानी कि बहुत ही किसी में ऐसा इंसान होता है जो कभी हंसता नहीं है, ठीक है, किसी के लिए प्रेम नहीं जगता है। तो दंतुरित मुस्कान यानी कि बच्चा का मुस्कान को देख के उस पर्टिकुलर इंसान का जो मन होता है वो बहुत खुश हो जाता है, फीलिंग्स जगने उठती है और वो बेसिकली उसका फीलिंग जग जाता है। तो यही सारी चीजें इस पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है संगीतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है। संगीतकार जो होते हैं, जो पीछे सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को, उनके स्वर में हिचक क्यों होता है बेसिकली वो जो मेन सिंगर है उससे ऊंचा नहीं गा सकते हैं। अगर गाते हैं तो बेसिकली उनके साथ गलत भी किया जा सकता है ना, उन्हें निकाल दिया जा सकता है कि क्यों तुम इस सिंगर से ज़्यादा ऊपर टोन में गाना गा रहे हो, क्योंकि मेन सिंगर को तुम्हारा काम है सपोर्ट करना, तो इससे अच्छा तुम नहीं गा सकते हो। तो इसी चलते उनके मन में हिचक रहता है कि कहीं वो मेन आर्टिस्ट से अच्छा ना गा दे, ऊंचा ना गा दे, इसीलिए उनके बेसिकली सुर में हमेशा हिचक होती है कि वो उनका सुर ज्यादा ना बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हम लोग का, वो आखिरी क्वेश्चन था। हमारे अर्निंग एजुकेशन ऐप से जाके प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना, टीम ने बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। और उसमें तुम लोगों को ग्रामर के जनजी नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, और हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और याद से हमारे नए चैनल टेक विथ आयुष टेक को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ मैं तुम लोगों को अपनी यूट्यूब जर्नी बताऊंगा कि कैसे तुम लोग यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि 10th के बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो मेरे को पता है कि पॉकेट खर्चा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें गाइड करके एटलीस्ट 11-12 से ही तुम लोग अपना पॉकेट मनी तो निकाल सको, खुद इंडिपेंडेंट हो सके। तो सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।